कल तो नहीं किए थे। क्या क्या पढ़े थे बताइए कुछ। हाँ, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में स्टार्ट कर दिए थे। क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे ना। याद है क्रोमोसोम कुछ। क्या होता है उसके बारे में। क्या क्या पढ़े थे उसमें बताइए कुछ। कॉपी में लिखे थे कुछ। पॉइंट लिख लिया करिए हाँ, ये पॉइंट। पॉइंट लिख जी लिया करिए ताकि पॉइंट। उसको। हाँ। हम लोग जो है से क्या होता है क्रोमोसोम का क्या अभी आगे डिटेल में क्रोमोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, यही ना पढ़े थे। तो अब हमारा आज का क्या है, वाटर क्रोमोसोम्स, ये तो हम लोग कर लिए थे ना। क्रोमोसोम्स क्या होता है। जी, क्या होता है बताइए क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक हाँ, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो रिबन लाइक होता है। और जब क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंसेशन होता है उस क्रोमैटिन फाइबर का, तो वो क्रोमोसोम बनता है। हाँ, ड्यूरिंग कब सेल होता डिवीजन, सेल है। डिवीजन के टाइम में। तो कंडेंसेशन कब होता है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन है। क्रोमेटिन क्या है, अभी आगे फिर जी, चलेंगे क्रोमेटिन क्या है। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता जी, है तो रिलैक्स स्टेज में रहता है आपका क्रोमोसोम। पूरा खुला रहता है। हाँ, डीएनए अपना खुला हुआ फॉर्म में रहता है। ठीक है। अभी आगे चलेंगे। जिसमें प्रोटीन और प्रोटीन भी पाया जाता है, डीएनए जो है प्रोटीन के साथ, अभी इसका भी देखना है हमको कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। क्रोमोसोम दो वर्ड से हाँ। बना है, क्रोमार सोमा है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका आइडिया है कुछ। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, जी, किसने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम को। वॉल्टर फ्लेमिंग। तो वाटर फ्लेमिंग ने किया था, किस चीज से में किया था ये पता है। हाँ, वो क्या कहते हैं, चिपकली। हाँ, छिपकली की तरह के सैलमेंडर होता है, सैलमेंडर है एक आपको। हाँ एम्फीबियन है। सर। एम्फीबियन है, छिपकली जी, नहीं जी है, वो सर। एम्फीबियन है। एम्फीबियन समझते हैं किसको बोलते हैं। जी, क्या होता है। जो दोनों जगह, जो दोनों पानी जगह और हवा इस पानी। पे, हवा और लैंड जमीन पे पे। दोनों। हाँ, लैंड, हवा पानी, हाँ। हवा और जमीन पे। नहीं, नहीं, तो पानी और लैंड लैंड पे। अर्थ पे और हाँ अर्थ पे एंड वाटर दोनों जगह रहता है। ठीक है। तो जी, क्रोमोसोम एनिमल में सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम वाल्टर फ्लेमिंग था, उन्होंने 1882 में डिस्कवर किया था। ठीक है। और अब क्रोमोसोम डिस्कवर किया तो ऑब्वियसली कहाँ किया होगा। तो क्रोमोसोम दिखता कब है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही दिखता है ना। हम्म, नहीं दिखता है। जी, अब क्रोमोसोम हाँ, ऐसे तो क्यों क्रोमेटिन नहीं। दिखेगा, क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के तरह, तो वैसा सेल लिए होंगे जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होगा। नहीं। जी, तो ही कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू केयरफुली ऑब्जर्व क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय में देखे इसलिए उनको क्रोमोसोमल फॉर्म दिखा, नहीं तो क्रोमेटिन फॉर्म दिखता। यही था ना। जी, तो ये देखिए, ये चेहरा देख लीजिए, ये वाल्टर फ्लेमिंग का है और जगह भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे किए, ये ऐसे कि सैलमेंडर में। तो फ्लेमिंग एग्जामिनड रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ होता है। जो यंग वन होगा उसी में होगा ना, जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं तेजी से, होता है ना। तो जो तेजी से ग्रोथ जी, करेगा उसमें सेल डिवीजन। जो बच्चा होता है उस वो ग्रोथ ज्यादा तेजी हम्म, से करता है ना एनिमल में। हाँ, तो हाँ, उसके सेल्स को स्टडी करेंगे तो हमारा चांस है कि हम जो है डिवाइडिंग सेल्स मतलब मिल जाए हमें। तो ये जो लार्वा जी, लार्वा समझते हैं ना, लार्वा एक फॉर्म होता है, अंडा के बाद निकलता है लार्वा, उससे डेवलप होता है फिर एडल्ट, है ना। हम्म, तो लार्वा में स्टडी किया, हम्म, किसके लार्वा में, तो एक एम्फीबियन है सैलेमेंडर। सैलेमेंडर है, तो उसके लार्वे के स्टडी किया, है ना। क्यों, जी, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना आसान होता है क्विकली। ऐसे लगभग सेमी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट टाइप का ये होता है, अंदर का स्ट्रक्चर भी दिखता है। उसको दिख जाता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ना। इंटरनल स्ट्रक्चर आराम से देखा जा सकता है इनका। ठीक है। हम्म,
ये देखिए ये सैलमेंडर है। जी सैलमेंडर का लाइफ साइकिल ऐसे ही होता है। आ, कैसा है, पहले सैलमेंडर एडल्ट है, ये वाला है ना एडल्ट। वो एग सेल से जी। वो एग लेइंग करेगा, एग से हैच होता है। एग से लार्वा निकलने के प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। हैच होता है तो लार्वा बनता है। लार्वा जो है फिर अलग अलग स्टेज में डेवलपमेंट होता है। अलग अलग स्टेज के लार्वा है ये तीनों। तीनों लार्वा है, ठीक है। फिर ये आपको फिर ग्रोथ होता है तो जुवेनाइल बनता है। जुवेनाइल मतलब एडल्ट से थोड़ा बच्चा। ये लार्वा का पूरा मेटामॉर्फोसिस होता है, तब जाके वो जुवेनाइल बन के फिर ये डेवलप करके बन जाएगा आपको एडल्ट। यही है। सैलमेंडर छिपकली की तरह दिखता है लेकिन है नहीं छिपकली, ये है एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स आता है। छिपकली रेप्टाइल्स में होता है। छिपकली पानी में नहीं रहता है, लेकिन ये जो है डेवलपमेंट केस में एम्फीबियन है ना। हम्म। तो इसका यही है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किए थे? ऑब्जर्व किया किए थे, ऐसा क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए थे। कौन, किसने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया पहले सैलमेंडर में? हेलो, जी। आवाज आ रही है हेलो। ना? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, एकदम हाँ, तो जी। सैलमेंडर में क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो उन्होंने जब क्रोमोसोम को स्टडी किया ना, मतलब देखा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है ना। क्रोमेटिन जो है हाईली कंडेंस्ड होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें दो आर्म होते हैं, क्या होते हैं? जी। एक देखिए, एक ये वाला पार्ट दो आर। है ना, एक ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है ना। ये दोनों लगभग एक जैसा होता है। ऐसे करेंगे ना तो ये दोनों एक जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? एक को क्रोमेटिड बोलेंगे, क्रोमेटिड, ठीक है। ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। क्या है? सिस्टर गवर्नमेंट। सिस्टर क्रोमेटिड। और सिस्टर क्रोमेटिड्स का एंड वाला पार्ट कहलाता है टीलोमेयर। ये तो आपको पता था, टीलोमेयर, ठीक है। हेलो और जी। जहां जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स मिलते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रम। सेंट्रोमियर। टीलोमियर एंड ऑफ क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम का आखिरी छोर जो होता है वो टीलोमियर कहलाता है। अब इसमें है कि एक छोटा आर्म दिख रहा है, एक बड़ा आर्म दिख रहा है। तो क्रोमेटिड्स के ही छोटे दो आर्म हो गए, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म। अब वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी अलग अलग होता है। किसी में एक ही आर्म होता है, ठीक है। किसी का एक दोनों आर्म बराबर होता है। तो वो उन्होंने जब ऐसा ऑब्जर्व किया तो ऐसा किया, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे तो अलग चीज हो जाता है, लेकिन एक जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो इस तरह का है। एक क्रोमोसोम में क्या क्या है? टीलोमेयर है, सेंट्रोमेयर है, क्रोमेटिड्स है ना। इतने पार्ट्स आपको क्रोमोसोम्स में है। और मेन डीएनए पार्ट कहाँ पर पाया जाएगा क्रोमोसोम का? मेन डीएनए पार्ट जो है, जो आपको ये है, क्रोमेटिड्स है। क्या है? वो कमाते। क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बन गया, ठीक है। चले आगे। यूजिंग द माइक्रोस्कोप जी। अवेलेबल एट द टाइम, 1882 में। इतना हाईली मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट वो नहीं था आपको, क्या नाम है, माइक्रोस्कोप। लेकिन जो भी माइक्रोस्कोप था उस समय अवेलेबल, उन्होंने उससे क्या देखा? अब स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल, होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्रोमोसोमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो कहाँ? सेल में देखा, ठीक है। दिस थ्रेड लाइक appears टू डिवाइड लेंथ वाइज। जब आवाज सेल कट डिवीजन, है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। कट रही है बीच में। अच्छा रुकिए, हम नेटवर्क चेंज करते हैं अपना, एक बार, एक मिनट, हम डेटा चेंज कर देते हैं, हो सकता है नेटवर्क, डेटा तो है। एक मिनट, हो सकता है अभी की हो जाए। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। जी। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही आवाज? जी। जी।
हाँ तो बोलिए, आवाज आ रही है तो। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना तो। है ना, 15-20 मिनट बाद कॉल करूँ? कुछ जरूरी कट काम? रही है कैसे? हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ हेलो। जी। आ आ रही है आवाज क्लियर अब? बीच में फोन आ गया था मेरा। हाँ आ रही। आ रही अच्छा है ना? ठीक। हाँ ठीक है। तो ये उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसमें उन्होंने क्या किया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जब सेल डिवीजन होता है यहाँ से अलग होता है लेंथ वाइज। लेंथ ऐसे होता है ना, ये लेंथ वाइज है, तो यहाँ से अलग हो रहा है, लेंथ वाइज अलग हो रहा है सेल डिवीजन, एक पार्ट इधर चला जा रहा है, एक पार्ट इधर चला जा रहा है। ठीक है। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं उसके क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमोसोम का, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड लेंथ वाइज, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाइज नहीं हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, ये लेंथ वाइज हो रहा है ऐसे। मतलब इतना पार्ट जो है एक बार अलग हो जा रहा है, जी। और एक तरफ चला जा रहा है, और दूसरा पार्ट इतना जो है दूसरे तरफ चला जा रहा है ना। एक क्रोमोसोम ऐसा है ना, ऐसा एक क्रोमोसोम है, तो ये लेंथ वाइज अलग हो रहा है। हम्म। एक पार्ट इधर वाला इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है सेल डिवीजन में, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया आपने माइक्रोस्कोप में देखा जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लेटर अंडरस्टूड एज क्रोमोसोम्स। इतना समझ में आया आपको? अब। हम्म। हेलो। जी। नहीं समझ में आया तो कुछ बताइए फिर से। जी। अगर कोई ऐसा चीज जो नहीं हाँ समझ में हेलो, आया हो, जी समझ में आया। तो लेंथ वाइज डिवाइड होने पे क्या चीज अलग होगा, दोनों छोर पे जाएगा तो क्या क्या, कौन सा क्या पार्ट जाएगा? नहीं। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होता है? वर्टिकली। हाँ लेंथ वाइज, लेंथ वाइज, तो ये लेंथ है ना, कहा गया, ये लेंथ बाय लेंथ है, लेंथ। ये जी। लेंथ है, तो लेंथ वाइज होगा तो 20 से ऐसे डिवाइड हो जी। रहा है, और एक पार्ट इधर ऐसे वाला जो है, एक पार्ट एक एंड पे चला जा रहा है सेल डिवीजन में, एक सेल में, और दूसरा दूसरी तरफ चला जाएगा दूसरे सेल में, है ना। तो ये किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? वाटर किसने ऑब्जर्व कूलिंग। किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है। तो उन्होंने उनको माइटोसिस क्यों बोला? सेल डिवीजन को उन्होंने माइटोसिस बोला, जिसमें अलग हो रहा है सेल, उन्होंने जो स्टडी किया सेल, है ना, लेंथ वाइज क्रोमोसोम अलग हो रहा है आवाज ना। कट रही है। आवाज नहीं आ रही है? पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज। आ रही है आवाज? हेलो। हाँ बीच बीच में आ रही, बीच बीच में कट जा रही है। बीच में आ रही है, बीच में कर देते, मेरा ही नेटवर्क खराब है क्या, आपका नेटवर्क खराब है? मेरा तो सही है, हम तो चलिए मेरा भी ठीक ही दिख वाईफाई रहा के है। पास ही बैठे हैं। अच्छा हाँ, मेरा भी अब आ गया, ठीक लगता है। अब आ रहा होगा आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। आ रही है। तो जो उन्होंने कहा कि सेल में जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, होता है ना, इसमें लेंथ वाइज सेपरेट हो रहा है क्रोमोसोम, लेंथ वाइज हो रहा है ना, जिससे दो सिस्टर हम्म। क्रोमेटिड्स में एक सिस्टर क्रोमेटिड चला जाता है एक एंड पे, दूसरा दूसरे एंड पे, तो वो आपको डिवाइड हो रहा है सेल में। तो वो उस टाइप के डिवीजन को उन्होंने क्या कहा था, उस तरह के सेल डिवीजन को उन्होंने कहा है क्या, क्या बताओ तो बताइए। माइटोसिस। माइटोसिस। तो माइटोसिस क्यों कहा उन्होंने? फ्लेमिंग नेम दिस प्रोसेस माइटोसिस। एक तरह से माइटोसिस भी उन्होंने ही खोजा। तो दो वर्ड से आया माइटोस, माइटोस का मतलब, माइटोस का क्या मतलब है? थ्रेड, धागा, है ना। और ये नेम बिकॉज द क्रोमोसोम लुक लाइक द थ्रेड लाइक, इसलिए माइटोसिस बोला उनको, माइटोस की तरह दिख रहा है ना। समझ गए? थ्रेड धागा की जी। तरह दिखता है जब सेल जिस स्टेज पे, उस स्टेज को क्या जी। कह दिया उन्होंने? माइटोसिस, है ना। क्यों? क्योंकि माइटोस का मतलब होता है धागा। क्लियर है? तो अब आगे चल हम्म। के बाकी स्टडी किया गया, जब फ्लेमिंग के बाद
बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप आने लग गया, तब उन्होंने क्या मोर एडवांस माइक्रोस्कोप आया, बेटर स्टेनिंग टेक्निक्स आया। उस समय अच्छा स्टेनिंग टेक्निक्स नहीं था क्रोमोसोम को देखने के लिए, लेकिन जो भी था उससे उन्होंने खोजा। लेकिन उसके बाद अच्छे स्टेनिंग टेक्निक्स आ गए जिससे क्रोमोसोम को स्टेन करके देखा गया। ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स इंप्रूव हुए, तो आगे बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो साइंटिस्ट ने उनको और डिटेल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम्म। को स्टडी किया, जिसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बहुत सारी चीज जानते थे, अब डीएनए से बना है ना, लेकिन उस समय इतना नहीं ना मालूम था लोगों को। पता था? जी। नहीं। तो जी। उन्होंने सिर्फ बताया कि क्रोमोसोम नहीं। अलग होता है। फिर क्रोमोसोम के बारे में जब जानने, तो उसको और फिर लोग एक बार इन्होंने बताया, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट उस पे काम करने लग गए क्या क्या चीज होता है। फिर हम लोग आगे स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, और कि एक क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन पहले कंटेन्स होकर क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमेटिन किस किस चीज का बना है ना, वो सब आगे करेंगे। तो जो फ्लेमिंग ने जो काम किया, उनका इंपॉर्टेंस क्या था? तो पहला आदमी, पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम का स्टडी किया डिवाइडिंग एनिमल सेल्स में, है ना, जिसमें सेल डिवीजन हो रहा था। दूसरा है माइटोसिस के प्रोसेस को उन्होंने बताया, बताया ना, कि सेल डिवीजन होता है तो उसमें जी। क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, है ना, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर पेरेंट सेल का इक्वल अमाउंट चला जाता है, किसमें? डॉटर सेल्स में, है ना। हम्म। जी चलिए, बोलते रहिएगा बीच में। और इसके बाद मॉडर्न सेल बायोलॉजी का फाउंडेशन उन्होंने ले किया है। यहीं से, अगर उन्होंने डिस्कवरी नहीं किया होता माइटोसिस का प्रोसेस या सेल डिवीजन का प्रोसेस, तो सेल बायोलॉजी का अभी जो हम लोग शेप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे होते हम लोग। हम लोग अभी बहुत पीछे होते हैं, है ना। जी। ठीक है। तो हम लोग क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दिया। हम्म। तो क्रोमोसोम जो होता है किस चीज का बना होता है, आपको बताया था अभी, कल बताया था, परसों। जी। क्या क्या चीज का बता होता है, बताइए क्रोमोसोम। डीएनए हाँ। और हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन्स, वो की न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम कॉइल होकर के, कॉइलिंग होकर के क्या बनता है उसका? क्रोमेटिन्स, है ना। और क्रोमेटिन फिर जी। सुपर कॉइल होता है तो बनाता है, फिर सुपर कॉइल होता है और हाईली कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता था। क्रोमोसोम बनाता है। गुड। ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज द मटेरियल अब दैट फॉर्म्स। हाँ, क्रोमेट आ रहा है आवाज? आवाज आ रही है? जी, थोड़ा बीच में कट डेटा, गई थी, आ रही है। मेरा ही इंटरनेट अनस्टेबल है। अब आ रहा है, आवाज आ रही है क्लियर? नहीं आ जी। रही है आवाज? आ रही है, क्योंकि तो हॉटस्पॉट का क्या बता रहा है मेरा, गिविंग हॉटस्पॉट ऑन टू फॉर फॉर टू लॉन्ग, क्या है भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो हम ना ये कर देंगे, वायर से ही कर देते हैं, हॉटस्पॉट ब्लूटूथ से देने से मिल जाता है। हाँ, तो पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं बताइए तो। Chromatin is the material that forms fine thread-like fibers present inside the nucleus of a resting cell. क्या मतलब, समझ में आया? इसको हमने बहुत बार कि बताया, आपको बताइए इसका क्रोमेटिन जो मतलब। होता है वो एक मटेरियल, एकदम थ्रेड लाइक फाइबर होता है, पतला सा, हाँ। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, मतलब सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तब वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, हाँ। जो कि गुड। खुला हुआ होता है। हाँ, के बाद वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? कि इट वो इज द कंडेंस फॉर्म में सब्सटेंस, नहीं होता और रेस्टिंग टाइम में नहीं होता जी। इट इज द सब्सटेंस फ्रॉम विच अच्छा। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमेटिन ही वो सब्सटेंस है जिससे सेल डिवीजन के समय में जो कन्वर्ट हो जाता है या हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, किसमें? क्रोमोसोम्स में, है ना। क्रोमोसोम में। हाँ।
वही चीज को फिर से बोला, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग जेनेटिक मटेरियल रिमेन्स द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर और डेयरिंग से कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो यही है, देखिए ये किस फॉर्म में अभी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है ना, ये हाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जी। है, या न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है हाँ उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में देख रहे, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक, धागा की तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारा है ना। हाँ। है तो इसको क्या बोलते हैं, ये धागा लाइक का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन। तो आपको एकदम इमेज बन जाना चाहिए कि क्रोमोसोम कैसा होता है। तो इतना लंबा क्रोमेटिन है, यही कंडेंस होकर क्रोमोसोम छोटा सा बना देगा। तो हाईली कंडेंस्ड होगा सेल डिवीजन के समय में, सोच लीजिए। इतना आपको इमेजिनेशन हो जाना चाहिए था कि अब धागा है, धागा खुला हुआ है तो क्रोमेटिन है। अब खुला हुआ धागा जब हाईली कंडेंस हो जाता है, रील जब बन जाता है धागा का, स्पूल बन जाएगा, तो वो कहलाएगा क्रोमोसोम। यही है ना? हाँ या नहीं, जल्दी जी। बोलिए। हाँ। तो ये है क्रोमेटिन का आप असली रूप देखिएगा। तो यही चीज हम बताइए, इसको हम आगे फिर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे खुला हुआ फॉर्म, सबसे रिलैक्स फॉर्म क्या है क्रोमोसोम का? क्रोमैटिन। डीएनए। अच्छा ठीक। डीएनए सबसे रिलैक्स फॉर्म है। दिन है हाँ। डीएनए। डीएनए जी। फिर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ घूमता है, स्पूल होता है। स्पूलिंग समझते हैं ना, जैसे धागा स्पूल होता है ना। हिस्टोन प्रोटीन के चारों जी। तरफ घूमा, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ घूमने के बाद ये जो बना, तो इसको बोलते, एक को बोलते हैं धागा, देखिए ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? हम्म। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स। अब ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो है क्वाइल होते हैं। क्या होते हैं? क्वाइल होते हैं। देखिए क्वाइल बन रहा है ना, हम्म। यही क्वाइलिंग कहलाता है हमारा क्या, ये क्वाइलिंग क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमेटिन। क्रोमैटिन। ओ और हाँ, जब पहले ये, क्रोमैटिन बनेगा हाँ, उसके बाद। ये क्रोमेटिन जब हाईली क्वाइल्ड होगा, जब हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, तब ये बन जाएगा आपको सुपर क्वाइलिंग, तब बन जाएगा क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के समय बनेगा। ऐसे क्रोमेटिन फाइबर रहेगा, फिर जब काम होना है तो न्यूक्लियोसोम और डीएनए के फॉर्म। तो डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमेटिन, फिर हाईली सुपर क्वाइलिंग होगा तो क्रोमोसोम। इस समझ में आया आपको ये पूरा हाँ फ्लो? जी जी। बताइए एक बार हाँ फ्लो को बताइए हमको एक बार आप। पहले सबसे डीएनए होता है जो सबसे डी। रिलैक्स फॉर्म डीएनए, हाँ। हाँ सबसे रिलैक्स फॉर्म डीएनए होता है। वो जब हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है उसको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला के न्यूक्लियोसोम कहेंगे। जब वो रैप हो जाता है उसके बाद एक वो थिन फर्दर थ्रेड क्वाइलिंग लाइक होता है। स्ट्रक्चर में बदल जाता है। थोड़ा कॉइलिंग थ्रेड होता लाइन है में, हाँ, तो फिर फर्दर वो क्वाइलिंग क्रोमेटिन। होता है। हाँ। जी फर्दर कॉइलिंग होता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद हाँ, जब वो हाईली कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, कॉइल हो जाता है सुपर तो उसको क्वाइलिंग होता क्रोमोसोम है, कहते हैं। सुपर क्वाइलिंग, क्वाइलिंग के बाद उसको प्रोसेस बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। याद रखिएगा, सुपर क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन के बाद क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम से। अभी और आगे आएगा, अब ये इसी चीज को हम बार बार बोलेंगे, तब आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि आगे एक बार फिर, क्योंकि इसको आप बाद में आगे पढ़िएगा तो और डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं, सिर्फ हिस्टोन ही नहीं और भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन आप लोगों को जितना जानना है उतना ही हम बता रहे हैं। इतना सा तो अभी इमेज बन जाना चाहिए, ताकि फिर कोई फर्दर कुछ समझाएगा आगे के इसमें, तो आपको इमेज, आपकी इमेज में बैठ दिमाग में इमेज होना चाहिए। अच्छा ये खुलेगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है आपको पता हो गया? हम्म। किसका? जी। डीएनए क्रोमेटिन और किसका बना हिस्टोन होता है? प्रोटीन। हाँ, डीएनए बोलिए। और न्यूक्लियोसोम। हाँ, न्यूक्लियोसोम का बना होता है, हेलो। न्यूक्लियोसोम्स बने होते हैं, हाँ जी। हाँ सही है। क्रोमेटिन बना होता है जी आवाज न्यूक्लियोसोम्स का। लेट जा रही है इधर से। अभी भी नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ वही लेट जा रही है बस आवाज। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलेंगे। तो क्रोमेटिन जो है,
देखो ये हल्ला कौन कर। आ रही है आवाज? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, हाँ, तो क्रोमेटिन बना होता है न्यूक्लियोसोम्स का। और न्यूक्लियोसोम्स किस चीज का बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। चलिए, वही वही चीज हम बताएंगे यहाँ पर। दो मेन सब्सटेंस होता है क्रोमेटिन का। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो लगभग 40% होता है। एक न्यूक्लियोसोम का 40% पार्ट डीएनए होता है। तो 60% पार्ट क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है। हिस्टोन तो अब देख ले, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है। मेन हेरिडिटरी मटेरियल जो है डीएनए होता है। हिस्टोन 60% जरूर होता है, लेकिन एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही होता है। क्या करता है? सपोर्ट करने के लिए। उसका हेरिडिटी में कोई रोल नहीं होता है हिस्टोन का। वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोर करने के सपोर्टिंग रोल है ना? ठीक है। डीएनए जी। क्या रखता है? जीन्स को कैरी करता है। जीन्स क्या होते हैं? जो आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड्स के लिए। ट्रेड जानते हैं? ट्रेड, TRAITS, ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब होता है कैरेक्टर। तो जीन्स जो होते हैं हाँ रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, यही इनहेरिट होते हैं, जो इनहेरिट होके जाते हैं। तो हाँ, डीएनए के ही इसमें जीन होता है। डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, वो जीन कहलाएगा। ठीक है। और यही जी जीन इंस्ट्रक्शन रखता है आगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, या कोई भी फंक्शन होगा सेल, इंसान, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो उनका इंफॉर्मेशन कौन रखता है? किसी भी तरह का फंक्शन होगा तो वो उसका कौन रखता है ये इंस्ट्रक्शन? जी। जीन्स। ठीक है। तो 40% पार्ट होता है जो डीएनए होता है, एक क्रोमेटिन में। और 60% पार्ट क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन। ठीक है। हिस्टोन। तो इसका काम सिर्फ जी। हेल्प होता है कि ऑर्गेनाइज और पैक करने के लिए लंबे डीएनए को छोटे पार्ट में। क्यों? क्योंकि डीएनए इतना लंबा होता है, आप अगर खोल दीजिए हमारे एक सेल का डीएनए लगभग 2 मीटर लंबा होगा। एक सेल का, एक एक सेल का अगर एक क्रोमोसोम को खोल दें तो लगभग 2 मीटर लंबा हो जाएगा। उतना को उतना छोटा न्यूक्लियस में कैसे स्टोर करेगा? हाँ। हाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए जी। हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो स्पूल का काम करता है। स्पूल जानते हैं ना? SPOOL, स्पूल। धागा को स्पूल बोलते हैं इंग्लिश में, लपेटा हुआ धागा को। जी। स्पूलिंग में हेल्प करता है। ठीक है। हम्म। तो हिस्टोन का कोई पार्ट रोल है? तो वही चीज हम बता रहे थे कि इतना लंबा को कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, डीएनए इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, है ना? होता है ना, बहुत लंबा होता है। हिस्टोन हेल्प्स टू फोल्ड डीएनए नीटली। क्लियर है? इसको समझाने की जरूरत है? हम्म। नहीं। नहीं। सेव स्पेस इनसाइड न्यूक्लियस। अब फुल जब फोल्ड करेगा तो स्पेस बचेगा न्यूक्लियस में। हम्म। डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। डीएनए अगर खुला रहेगा तो एंजाइम उसको आराम से कट छाट कर सकता है। जब जब अगर डीएनए लपटा रहेगा तो ज्यादा एंजाइम उस पर से अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस में भी। तो हम्म। वो प्रोटेक्ट करता है डीएनए को भी। अननेसेसरी, जब जरूरत पड़ेगा तभी खुलेगा, नहीं तो वो उसके राउंड में रहे, उसके बंधा रहेगा उसके साथ। तो डीएनए को प्रोटेक्शन भी करता है कौन? हिस्टोन। स्टोन्स, है ना? और फिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स बनाता है ये। तो ये रोल है आपके कौन कौन। किसका? हिस्टोन का। जी। तो उसका सिंपल वर्ड में अगर बोला हम्म। जाए तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल हिस्टोन हेल्प इन। 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है? पैकेज पैकिंग डेट। 10 मिनट बंद हो जाएगा जी। तो हम लोग वहीं पर रोक देंगे, फिर कल से करेंगे, है ना? तो हिस्टोन क्या करता है? जी। हेल्प इन पैकेजिंग। ठीक है। तो हम्म। क्रोमेटिन का अगर डिफिनेशन दिया जाए तो क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक न्यूक्लियर मटेरियल मेड अप ऑफ अबाउट 40% डीएनए एंड 60% हिस्टोन प्रोटीन्स। यही ना है? जी। नहीं है? हेलो? हम्म। हाँ है। तो जी। आप अपने जी। तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, एंड न्यूक्लियोसोम्स हाँ। आर मेड फ्रॉम
डीएनए डीएनए 40% एंड डीएनए एंड हिस्टोप्रोटीन, तो फिफ्टी आप अपने परसेंट हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखिए, अच्छे से लिखिएगा तो अच्छा से आएगा, है ना। आगे चलें। जी तो डीएनए का जी। डिस्कवरी, अब डीएनए था तो डीएनए ही जीन डीएनए का ही बना होता है ना, डीएनए का ही पार्ट है ना। हाँ। तो अब हम डीएनए के बारे में थोड़ा जानना चाहिए ना डीएनए के बारे में। तो डीएनए हम्म। और इसका डिस्कवरी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया? डीएनए को हाँ। फ्रैंकलिन बन। फ्रैंकलिन नहीं था। मिशर, कौन मिशर थे? फ्रेडरिक जी। ने, कोई मिशर थे। अभी देखो, अभी हम नाम, मिशर मिशर है ना, समझे। उन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को पस सेल्स में। पस सेल्स समझते हो, जख्म हो जाता है तो पस निकलता है, जख्म हो जाता है, तो उस पस सेल्स में उन्होंने बताया था कि एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए जी एसिड बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर जी। डीऑक्सी, ये आपने बता दिया। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हम्म, में। कहीं ऐसा होता है जहाँ हम्म। डीएनए डीएनए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सुना है आपने जिसमें डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल नहीं हो? यू किसने प्रूव? डीएनए छोड़ के कोई और सब्सटेंस हो यूकैरियोटिक। सकता है? हैं? हाँ, आरएनए। आरएनए होता है, कहाँ होता है आरएनए? किसका होता है आरएनए? आरएनए हम में भी है, लेकिन उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल उस समय नहीं बोलते। जेनेटिक मटेरियल वही होता है जब हेल्प करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में, यही ना होता है। हमारा आरएनए नहीं करता, तो हमारे में यूकैरियोटिक सिस्टम में या प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी बोलिएगा तो आरएनए नहीं होता जेनेटिक मटेरियल। तो सिर्फ वायरस बच रहा है ना। जी तो सभी वायरस में आरएनए जी नहीं जी। होता है, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, कुछ आरएनए वायरस होते हैं, समझे। तो कुछ आरएनए जी वायरस होते हैं, जैसे आपका कोरोना कोरोना वायरस था, आरएनए वायरस था, है ना। तो उसका हम्म, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। तो हम अभी मेजोरिटी का पार्ट है कि डीएनए है हेरिटेरी मटेरियल, ठीक। तो डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तभी ना हेरिडिटरी मटेरियल होगा, फ्रॉम जी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, यही है। तो अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अगर आप बोलिएगा हेरिडिटरी मटेरियल का डिफिनेशन, तो दो सब्सटेंसेस, है ना, विच क्या होता है, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, होगा। जी मैं जी। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, आ रहा कुछ है कुछ, समझ। हाँ, अगर कोई पॉइंट है तो लिख लीजिएगा उसको। वैसे वीडियो तो भेज ही देते हैं। डीएनए फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एज पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये तो बोलने वाला बात नहीं है, मेनली है, मेनली ही लिख रहे हैं ना। हम्म। मेनली क्यों लिखा गया यहाँ पे, ये कल भी हम बताए, परसों भी बताए थे। हाँ, क्योंकि और सब इसमें भी रहता है, क्या कहते हैं, हाँ, ऑर्गेनल्स वगैरह में भी एक्स्ट्रा डीएनए न्यूक्लियर रहता डीएनए भी होता है, लेकिन जो डीएनए है। मेनली होता है क्रोमोसोम्स में, तो वो न्यूक्लियस में होता है। हम्म, तो डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए फंक्शन है हेरिडिटरी रिस्पॉन्सिबल मटेरियल फॉर फॉर। पासिंग इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, हाँ। ठीक है। दूसरा कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे खुद के बॉडी का हर हर फंक्शन को, हर प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कौन? यही डीएनए, है ना, जीन के फॉर्म में, है कि नहीं। जी। डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, अगर डीएनए नहीं रहेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, नहीं। ठीक है। हम्म। और रेगुलेटिंग सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, मतलब कौन प्रोसेस कब होना है कब नहीं होना है ना।
तो इसको रेगुलेट करेगा। क्लियर है? अब हमारे बॉडी में जी। सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है ना, हाँ। उसको रेगुलेट करता है डीएनए। करता है कि नहीं? तभी ना हमारा एक फॉर्म बनता है कि हाथ है, पैर है, कान है। लेकिन यही डीएनए अगर कभी म्यूटेट हो जाता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो क्या ट्यूमर बना देता है, कैंसर हो जाता है लोगों को। तो उसी के कारण होता है। ये रेगुलेशन वहां से कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्लियर है? अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाता है जी। वहां पर। ठीक है, तो रेगुलेशन खत्म हो जाएगा तो सेल एक्टिविटीज पे तो आपको बीमारी बीमारी हो जाएगा किसी को भी, है ना। हम्म, और जी। हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बनना। तो डीएनए अगर नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो नहीं बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। हम्म, तो ये फंक्शन ऑफ हाँ। डीएनए है। ठीक है, तो इतना तो आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या पहले डिस्कवरी है, डिस्कवरी है, इसको हम लोग अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना इसको पढ़े हैं, इसको पढ़ जी। लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ डीएनए कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए हम इसको अभी हड़बड़ी में नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 3-4 मिनट बच रहा है, कुछ जी। पूछना है तो पूछिए, बताइए अब। हाँ, ये दो पूछना मिनट था कि सेल डिवीजन के टाइम में। जी। सेल डिवीजन के टाइम में। क्रोमोसोम जो बनता है तो जब सेल डिवीजन हो जाता है तो हाँ उसके बाद क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में चेंज आता है ना। हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्रोमेटिन जैसे सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल अपना फिर चला जाएगा। सेल जब डिवाइड होता है ना, तो सेल का हम लोग साइकिल पढ़ते हम्म। हैं, समझे। एक रेस्टिंग फेज है, उसके बाद ग्रोथ फेज है, सेल का डिवाइडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं। तो एक रेस्टिंग फेज है जिसमें हम लोग नॉर्मल ऐसे सेल रुका हुआ है, अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, खाना बना रहा है, खा रहा है। लेकिन जब सेल को लगेगा हमको डिवाइड होना है, तब वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। सेल पहले प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, वो हम हम्म। लोग पढ़ेंगे आगे डिवीजन में। जब प्रिपेयर करता है तो उसके लिए क्या करता है, पहले अपने डीएनए को डबल कर लेता है। ठीक है, उसमें भी एस एस हम्म। फेज है, ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज है, ग्रोथ फेज है। समझे, वो अलग अलग फेजेस आएंगे। तो उसके बाद जब सेल डीएनए डबल हो जाएगा तो उसके बाद मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्रोमोसोम क्या करेगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, फिर डिवीजन होगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। अलग होके एक सेल में चला जाएगा एक पार्ट, एक सेल में चला जाएगा दूसरा पार्ट। अब वहां जाएगा तो उसको काम करना है, डीएनए को खुलना है। तभी ना डीएनए इंफॉर्मेशन देगा आपको कि हाँ भैया ये चीज करना है, वो चीज करना है। अगर पैक्ड रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन तो नहीं ना दे पाएगा। आप समझिए कि चिट्ठी कहीं भेज दिए, घर यहाँ से किसी को भेजना था चिट्ठी, भेज दिए। अब वो आदमी चिट्ठी को नहीं खोलेगा तो वो इंफॉर्मेशन पढ़ पाएगा? नहीं। तो जब चिट्ठी नहीं। प्रोसेस है जाने का तो वो सेल डिवीजन है। जब पहुंच गया, अब वो रेस्टिंग फेज में, अब उसको इंफॉर्मेशन देना है, उसको काम करना है, काम करने के लिए उसको खुलना पड़ेगा। तो जैसे होगा डिवाइड होके सेल आ जाएगा अपना रेस्टिंग फेज में, तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया? जी। और कुछ पूछना है तो जी। पूछ लीजिए, 1 मिनट में बंद होगा। या फिर जुड़ना है? नहीं, अब आप कल जुड़े हैं, थोड़ा सा काम था। ठीक है, आप इसको पढ़िए और जो पूछना है कल हम लोग फिर पूछिएगा। कल ज्यादा कर लेंगे, है ना। जी। ओके। जी। और कुछ पूछना है तो 1 मिनट बच रहा है। जी। चलिए आप वो लिख करके रखिए, कल पूछेंगे इसको, और पढ़िए अच्छे से फिर। नहीं नहीं। नहीं, पढ़िए इसको, कल पूछिएगा फिर। ठीक जी। है, चलिए फिर बेटा, अल्लाह ठीक हाफिज फिर। है। ठीक है ना।